हेलो प्यारो, एक बार फिर से आपका स्वागत है और आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं एक टॉपिक हमारे पास जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर छोटे क्वेश्चंस, और जो सेक्शन ए के क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी और सेक्शन बी के भी क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिलते हैं। तो छोटे क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं, बड़े क्वेश्चन भी पूछते हैं। कंपैरिजन के बारे में बात करते हैं कि कंपेयर करिए। तो हमारा टॉपिक मूल रूप से क्या है? हमारा टॉपिक है मूल रूप से कि आखिर मशीन लर्निंग के कितने प्रकार होते हैं। देखो, मोटे मोटे तौर पर मुख्य रूप से तो आप मशीन लर्निंग के 4 प्रकार मानते हो। पहले तो शुरू में, आज से कुछ साल पहले या शुरुआत की दौर में, हम 3 प्रकार की मशीन लर्निंग के बारे में बात करते थे। एक होती थी सुपरवाइज मशीन लर्निंग, एक होती थी अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग और एक होती थी रीइंफोर्समेंट लर्निंग। लेकिन अब वो जो कोर लर्निंग टेक्निक्स हैं उनमें एक चौथी को भी शामिल किया गया है, दैट इज़ द सेमी सुपरवाइज लर्निंग। तो अगर आप देख रहे हो यहाँ पर, तो 8 9 लिस्ट है, 9 एंट्रीज हैं इसके अंदर, जिसमें से ये जो 4 हैं सुपर की, ये जो 4 ऊपर की हैं, इनको कोर लर्निंग टेक्निक्स कहते हैं। उसके अलावा जो एडवांस लर्निंग टेक्निक्स हैं वो 5 से लेकर के 9 तक हैं। तो जरा हम देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि मशीन लर्निंग इज ब्रॉडली कैटेगराइज बाय द वे ऑफ मॉडल लर्न फ्रॉम द डाटा सेट। मतलब आप देखो, ये आपने इससे पहले की वीडियो में पढ़ा है कि हम पहले इनपुट देते हैं, हमारा कुछ एक्सपीरियंस होता है, या हमने इनपुट दिया, हमने एक डाटा दिया अपने मॉडल को, फिर किस तरह से हमारा मॉडल सीख रहा है, तरीके के आधार पर मशीन लर्निंग के टाइप बताए गए हैं। आप देखोगे वो डाटा, दिए गए डाटा के ही लेबल्स सीख रहा है, या अनलेबल्ड डाटा से सीख रहा है, या एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन करके एजेंट बेस से सीख रहा है, या किसी पहले से ट्रेंड मॉडल से एक्सपीरियंस लेके सीख रहा है, या उसको बहुत लोग सिखा रहे हैं, वो हर से कुछ ना कुछ सीख रहा है। तो इस तरह से हाउ द वे द मॉडल लर्न, इस मॉडल कैसे लर्न करता है, इस आधार पर हम मशीन लर्निंग की कैटेगरी बांटते हैं। ईच मॉडल रिसीव डिफरेंट लेवल ऑफ सुपरविजन, लेबलिंग और फीडबैक। और हम देखेंगे कि जब हम अलग अलग तरह की मशीन लर्निंग डिज़ाइन पढ़ रहे होंगे तो हम ये पाएंगे कि सब हर मशीन लर्निंग के हिसाब में इसकी लेबलिंग का अलग अलग है, सुपरविजन के तरीके अलग अलग है, फीडबैक के तरीके अलग अलग हैं। सो अंडरस्टैंडिंग दीज कैटेगरीज हेल्प्स इन सिलेक्टिंग द राइट अप्रोच ऑफ द प्रॉब्लम। तो इससे हमको इस बारे में समझने में आसानी होगी किस तरह के एप्लीकेशन के लिए, अपने किस तरह के इस्तेमाल के लिए हमें किस तरह का मॉडल अपनाना चाहिए, किस तरह की मशीन लर्निंग की टेक्निक अपनानी चाहिए। तो जो हमारी मशीन लर्निंग है उसमें एक तो होती है सुपरवाइज मशीन लर्निंग, दूसरा होता है अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग, तीसरा हम यहाँ पर सेमी सुपरवाइज लर्निंग को कह रहे हैं, चौथा हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग को कह रहे हैं। अब यहाँ पर कोई ऐसी कोई हायरार्की नहीं है कि तीसरे कि कोई तीसरे नंबर पर रीइंफोर्समेंट कह दे, चौथे नंबर पर सेमी सुपरवाइज करे, कह सकता है। तो सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, सेमी सुपरवाइज, इस फ्लो के हिसाब से सेमी रख दिया गया, और फिर रीइंफोर्समेंट। उसके बाद जो एडवांस टेक्निक्स हैं, जो कि इंडस्ट्री में जब ये सब टेक्निक्स आनी शुरू हुई, एआई और मशीन लर्निंग का बूम आया, तो इंडस्ट्री के डिमांड के हिसाब से सप्लाई को देने के लिए कुछ और एडवांस लर्निंग टेक्निक्स आ गई। जैसे एक है आपके पास सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग, तो एक है सेमी सुपरवाइज लर्निंग जो कि कोर में है, और एक है सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग। उसके बाद एक होती है ट्रांसफर लर्निंग, 7th है आपका ऑनलाइन लर्निंग या इंक्रीमेंटल लर्निंग कहते हैं। उसके बाद मल्टीटास्क लर्निंग है, और आप आखिरी में एक और लर्निंग दे सकते हो, फेडरेटेड लर्निंग। आपसे जब ये सब पूछा जाएगा कि मशीन लर्निंग कितने तरह की होती है, उसके बारे में बताएं, तो फिर आपसे उम्मीद की जाएगी कि आप इनके बारे में भी बताओ। भाई, इनके बारे में भी आपको कुछ बताना होगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपनी सुपरवाइज लर्निंग के साथ में। जैसा कि नाम है सुपरवाइज, सुपरविजन का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में सुपरवाइज या सुपरविजन का मतलब होता है देख रेख में। जैसे आप कोई काम किसी के सुपरविजन में कर रहे हो, इसका मतलब है आप किसी की देख रेख में कर रहे हो। अब सवाल होता है देख रेख का मतलब क्या होता है? देख रेख का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जहाँ कोई बता सके आपको कि आप गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो। देख रेख का यही मतलब होता है कि एक फीडबैक हो वहाँ पर, या कोई कुछ हो ऐसा, कोई तरीका ऐसा हो जिससे आपको पता चल जाए कि आप सही काम कर रहे हो या गलत काम कर रहे हो। तो यहाँ सुपरविजन करने के लिए हम देखेंगे कि हमने डाटा में ही कुछ ऐसा कर दिया होता है, कुछ लेबल्स लगा दिए गए होते हैं जिससे कि हमें डिसाइड कर सकते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है, या हमें सुपरविजन मिलता रहता है। इन सुपरवाइज लर्निंग द एल्गोरिथम इज ट्रेन्ड ऑन अ डाटा सेट दैट कंटेन बोथ इनपुट डाटा एंड करस्पॉन्डिंग करेक्ट आउटपुट कॉल द लेबल। तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब ये है कि आप इस सुपरवाइज लर्निंग के केस में हमें ये मालूम होता है कि हम क्या करने जा रहे हैं, और हमारा आउटपुट हमको ये बताता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास बहुत सारी बिल्लियों की फ़ोटो है, तो आपसे कहा गया कि इसमें बिल्लियों की फ़ोटो को अलग करो, अलग अलग स्पीसीज़ की है, बिल्ली और कुत्ते की फ़ोटो है, तो आपसे कहा गया बिल्ली और कुत्ते की फ़ोटो या गाय और बिल्ली की फ़ोटो को अलग अलग करो। तो यहाँ पर आपको लेबलिंग मालूम है कि भाई ये एक कुत्ते का चेहरा, मतलब उसका फिगर है, और ये एक गाय का फिगर है। तो आप उस लेबल से
पहचान सकते हो और आने वाले समय में आप जज कर सकते हो। जैसे किसी मॉडल ने आपके दिए हुए डायग्राम से, आपके दिए हुए फोटो में से बांट के रखा, आपने उसको पहचान लिया कि हाँ इस मॉडल ने सही काम किया है कि नहीं, आप उसको देख सकते हो। तो यही लिखा गया है कि एल्गोरिदम इज ट्रेन ऑन अ डाटा सेट, ऐसे डाटा सेट पर जिसमें कंटेन बोथ इनपुट डाटा एंड करस्पॉन्डिंग आउटपुट कॉल द लेबल। उसके बाद द मॉडल लर्न टू मैप इनपुट टू आउटपुट बाय मिनिमाइजिंग द डिफरेंस बिटवीन प्रिडिक्टेड एंड ट्रू रिजल्ट्स। तो यहाँ पर अब मॉडल कैसे सीखता है, आप थोड़ी देर के लिए समझो एक चीज़ को। जैसे मान लो कि मैंने आपको ट्रायंगल और स्क्वायर और सर्किल ये दिए, आपके मॉडल के अंदर ये मैंने दिए, आपके मॉडल ने ट्रायंगल को अलग कर दिया, स्क्वायर को अलग कर दिया और सर्किल को अलग कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मॉडल लर्न कर रहा है। यहाँ मॉडल लर्न टू मैप इनपुट टू आउटपुट बाई मिनिमाइजिंग द डिफरेंस बिटवीन द प्रिडिक्टेड एंड ट्रू रिजल्ट। तो अगर ये बिल्कुल सही सही कर ले जा रहा है, सर्किल को अलग कर दे रहा है, स्क्वायर को अलग कर दे रहा है और ट्रायंगल को अलग कर दे रहा है, तो एक तरह से हम कह रहे हैं कि वो इसके साथ अगर लिख रहा है कि ये ट्रायंगल है, वो इसके साथ लिख रहा है स्क्वायर है, वो इसके साथ लिख रहा है सर्किल है, तो एक तरह से हमने ये देखा कि हमारा फिगर भी सही पहचाना जा रहा है, उसके साथ नाम भी सही जोड़ा जा रहा है। तो ये बहुत ही मिनिमम गलती हो रही है, मतलब गलती नहीं के बराबर हो रही है। तो मॉडल इसी चीज़ से सीखता है कि क्या मैंने जब इस तरह के शेप को ट्रायंगल वाली जगह पर रखा तो मेरा आंसर सही आया, क्या मैंने इस वाले शेप को सर्किल के साथ जोड़ा तो मेरा आंसर सही आया कि नहीं। तो इस तरह से एक मिनिमाइज करता है वो डिफरेंस को, क्योंकि हो सकता है इस दौरान उसने कभी गलतियां भी की हों, तो मॉडल ने गलती कर दी होगी, लेकिन वो देखता है कि नहीं ट्रायंगल के साथ ये 3 लाइन वाला स्ट्रक्चर ही होना चाहिए, 4 लाइन वाला स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। तो अगर वो गलती करता है तो फिर से उसको ट्रेन करता है, वो सीख लेता है। सो आप ये कहोगे इट इज़ वेरी मच लाइक अ टीचर गाइडिंग अ स्टूडेंट विथ करेक्ट आंसर आफ्टर एवरी अटेम्प्ट। तो यहाँ पर सुपरवाइज का मतलब ऐसा हो गया, जैसे कोई बच्चा है वो लिख रहा है, अब उसने ABCD लिख रहा है, अब उसने मान लीजिए कि उस टीचर ने कहा B बनाओ और वो यहाँ पे P बना दे रहा है, B नहीं बना रहा है, B के लिए एक और हाफ सर्कल नहीं बना रहा, उसे P बना दे रहा है। तो टीचर उसको ठीक कर रहा है, नहीं बेटा तुमने ये गड़बड़ी करी है। तो सुपरवाइज लर्निंग में ऐसा होता है कि हम एक तरह से अपने फीडबैक को देखते रहते हैं, हमें उसी समय हमको मालूम चलता रहता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, और इसी नज़रिए के साथ ही पूरी ट्रेनिंग मॉडल की होती है। तो यहाँ पर देखो, द सिस्टम यूज दिस फीडबैक टू ग्रेजुअली इम्प्रूव एक्यूरेसी थ्रू द ऑप्टिमाइजेशन लाइक द ग्रेडियंट डिसेंट मेथड। तो इस तरह से हमने क्या पाया कि जो फीडबैक मिलता रहता है कि आउटपुट में गए हमने अगर बिल्लियों को अलग कर दिया तो क्या बिल्ली जैसी कैटेगरी में सारी बिल्लियां ही रखी गई हैं, कुत्तों कैटेगरी में सारे कुत्ते या गाय ही रखे गए हैं। इस तरह से उनके एरर को हम कंपेयर करते रहते हैं और इम्प्रूव करते रहते हैं अपने ऑप्टिमाइजेशन को। यहाँ ऑप्टिमाइजेशन का टेक्निकल वर्ड है, लेकिन इसका मतलब भी समझिएगा कि कोई ऐसा तरीका जिससे काम अच्छे से हो जाए। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है अच्छे से, अब अच्छे का मतलब है कम समय में, कम एरर के साथ, जल्दी। इन सारे पैरामीटर के आधार पर हम कोई अच्छा डिफाइन करते हैं और उसी अच्छे को करने को ही ऑप्टिमाइजेशन कहा जाता है। तो अब कौन से तरीके से, ग्रेडियंट डिसेंट एक मेथड होता है। तो ग्रेडियंट डिसेंट मेथड के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हम अपने इनपुट से आउटपुट के बीच में वो जो बांट रहे हैं या जो भी लेबलिंग कर रहे हैं उसकी सहायता से अपने एरर को मिनिमम कर रहे हैं और हम प्रॉपर तरीके से अपना आउटपुट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सुपरवाइज लर्निंग इज डिवाइडेड इनटू रिग्रेशन एंड द क्लासिफिकेशन। दो मुख्य कैटेगरी हैं इस सुपरवाइज लर्निंग में। एक कैटेगरी को हम नाम देते हैं रिग्रेशन और एक कैटेगरी को हम नाम देते हैं क्लासिफिकेशन। अब रिग्रेशन में क्या होता है, इन रिग्रेशन द आउटपुट इज कंटिन्यूअस सच एज प्रिडिक्टिंग द टेम्परेचर, हाउस प्राइस या रेनफॉल। जैसे रिग्रेशन में हमारा आउटपुट कैसा होता है, जैसे कि टेम्परेचर को बताना। अब टेम्परेचर होता क्या है, ऐसे मान लो आपने दोपहर के 12 बजे टेम्परेचर है 38 डिग्री, फिर 2 बजे दोपहर के टेम्परेचर है 45 डिग्री। अब 38 से 45 होने में सारे वैल्यू पहुंची होंगी, मतलब 38.1 भी हुआ होगा, 38.9 भी हुआ होगा, ऐसे ही 40.6 भी हुआ होगा। तो इस तरह के अलग अलग समय में उन 2-4-6 घंटे जितने भी समय हम ले रहे हैं उसमें वो सारी कंटिन्यूस वैल्यू पहुंची होंगी। ऐसे हाउस प्राइस के साथ भी देख सकते हैं, अलग अलग घरों का रेनफॉल का भी देख सकते हैं। तो रिग्रेशन में क्या होता है, हमारा आउटपुट जो होता है हमेशा कंटिन्यूस होता है और हम कंटिन्यूस आउटपुट से एक मीन निकालते हैं, फिर आउटलाइनर ढूंढते हैं। वो रिग्रेशन की बातें हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि इन द क्लासिफिकेशन में क्या होता है, इन द क्लासिफिकेशन द आउटपुट इज कैटेगोरिकली कैटेगोरिकली कैसे होता है, जैसे कि आइडेंटिफाइंग वेदर द ईमेल इज स्पैम और नॉट। तो यहाँ कैटेगरिकल होता है, मतलब अगर क्लासिफिकेशन कर रहे हो इसका मतलब आप बांट रहे हो, जैसे अच्छे को अलग करो, बुरे को अलग करो। आपके पास कहीं पर लाल पीली हरी गेंदे हैं तो लाल गेंदों को अलग करो, पीली को अलग करो, हरी को अलग करो। आपके पास ईमेल आ रहे हैं तो उसमें से ईमेल जो आपके काम के हैं उनको अलग करो, ऑफिस के अलग करो, प्रमोशन के अलग करो,
सोशल मीडिया के अलग करो। तो इस तरह से जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम उनको डिस्क्रीट कर देते हैं, ये एक कैटेगरी, एक दूसरी कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी। लेकिन जब हम रिग्रेशन की बात करते हैं तो हमारा आउटपुट में बहुत सारे कंटिन्यूटी रहती है, तो हमको उस कंटिन्यूटी में से कुछ मीन, कुछ मीडियन, कुछ एवरेज निकालना होता है। और हो सकता है उसमें कुछ पॉइंट ऐसे हों जो हमारे हमारे निकाले गए एवरेज से काफ़ी दूर हों, तो वो तो आउटलाइनर जैसे डील होते हैं। तो आप देखें सुपरवाइज लर्निंग के बारे में देखें तो सुपरवाइज लर्निंग में जैसे मान लीजिए आपके पास इनपुट डाटा है, तो इनपुट डाटा में आपने एक क्लास ऐसी बनाई जिसमें सारे क्रॉस क्रॉस हैं, फिर आपने एक ऐसा हिस्सा बनाया जिसमें सारे टिक टिक हैं। तो यानी अगर आपको कहीं डाटा ऐसा दिया था कुछ क्रॉस और टिक का मिक्स था, तो आपने इस सुपरवाइज लर्निंग की सहायता से उनको इस तरह से दो हिस्सों में आपने क्या कर दिया, अलग अलग बांट दिया। लेकिन रिग्रेशन में क्या है, आप देखो अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो ये सारे बहुत सारे डॉट हैं, जो काले काले हैं, ये सारे बहुत सारे डॉट हैं, ये आपके आउटपुट रिजल्ट्स हैं, आउटपुट हैं। आपने उनके बीच से ये एक रेड लाइन ड्रॉ कर दी है, तो ये रेड लाइन जो ड्रॉ की है, ये एक तरह से इन सारे जो डिस्ट्रीब्यूशन है उनका आपने एक एवरेज कह लो, मोटे मोटे तौर पे कह लो एवरेज पाथ की है। रिग्रेशन काफ़ी डिटेल में पढ़ी जाएगी आगे सुपरवाइज लर्निंग को जब डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब सुपरवाइज लर्निंग का कहाँ इस्तेमाल होता है, तो सुपरवाइज लर्निंग हैज़ बीन यूज्ड इन द मेडिकल इमेजिंग, जहाँ पर डीप न्यूरल नेटवर्क जो होता है वो क्लासीफाई करता है एमआरआई और सीटी स्कैन, किस में क्लासीफाई करता है, डिफरेंट डिजीजेस कैटेगरीज में। तो आपने मान लीजिए आप किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं, वहाँ बहुत सारे लोग एक्सरे कराते हैं, आपने उनकी सहमति से उनके एक्सरेज का डाटा, जब चूँकि डिजिटल कॉपी बनती है फिर उसका प्रिंट निकलता है, तो आपने उस डाटा को एक जगह पर एक रिपॉजिटरी में डालना शुरू कर दिया है, और ये भी उसके साथ लेबल करते रहे कि भाई ये वाला डाटा जो है ये निमोनिया का दिखा रहा है, ये वाला डाटा जो है ब्रेन इंजरी का दिखा रहा है, ये वाला डाटा ब्रेन की किसी और प्रॉब्लम को शो कर रहा है। तो इस तरह से आप क्या करते हो, उस रिपॉजिटरी को बनाते जा रहे हो, तो आपने अपने एमआरआई और सीटी से आप ट्रेन कर रहे हो। आपने अगर एक सिस्टम बना रखा है मशीन लर्निंग का, तो आपने अपने मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन कर रखा है डिफरेंट टाइप के एमआरआई और सीटी स्कैन पढ़ने को। इससे क्या होगा, कल को अगर कोई नया किसी मरीज का आप उसमें अपलोड करोगे सीटी या एमआरआई, तो वो पहले से लर्न जो डाटा है उसके सहायता से वो अब आपके इस दिए गए मरीज के डाटा को देख सकता है, जज कर सकता है कि हाँ ये सही है कि गलत है। मतलब सही गलत इन सेंस, मतलब सच में जिस रोग की आपने कहा क्या इसको निमोनिया है, तो वो डिटेक्ट करेगा, क्या इसको ब्रेन ट्यूमर है, तो वो उसको अपने लर्न डाटा से जो सीखा है उससे वो उसको डिटेक्ट करेगा। कंपेयर नहीं करेगा, वो उसको सीखेगा, उसको उसके एनालिसिस करेगा जो भी कुछ सीखा है उसने। Similarly, the email intent classification system in customer support automatically detect query types like refund issue या technical problem, या ऐसे ह्यूमन लोड कम हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास एक कंपनी है और आपने वहाँ पर कुछ आपने कस्टमर सर्विस रखी है, जो आपके ग्राहक हैं उनको उनकी शिकायतों को, उनके सुझावों को समझने के लिए आपने कुछ अपनी एक सर्विस बना रखी है। तो लोग उस पर मेल करते हैं। अब उसमें से कुछ मेल हैं जो आपके प्रोडक्ट की शिकायत कर रहे होंगे, रिफंड मांग रहे होंगे, कुछ लोग हैं जो आपके प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहते हैं लेकिन उनको कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है। तो हमने अगर अपने पास एक ईमेल में अपने मॉडल को बनाया, कंप्यूटर सिस्टम से एक ईमेल को जोड़ दिया है, तो ईमेल सिस्टम क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली रिफंड इश्यूज़ को एक तरफ अलग कर देगा, टेक्निकल प्रॉब्लम वाले मेल को अलग कर देगा। तो अगर आपके पास टीम में 2 लोग हैं तो एक लोग हैं जो केवल रिफंड इश्यूज़ वाले मेल को देख रहे हैं, एक है जो टेक्निकल प्रॉब्लम वाले मेल को ढूंढ रहे हैं। अब उन दोनों को मिलकर काम नहीं, दोनों लोग बैठ करके मेल में से अपने अपने तरह की समस्याओं को छांटें। तो इस तरह से हम ह्यूमन लोड को कम कर सकते हैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से अपना आउटपुट परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरह से ये बात हो गई हमारी सुपरवाइज लर्निंग की। तो जब भी आपसे सुपरवाइज लर्निंग के बारे में पूछा जाए तो पहली बात तो आप सुपरवाइज लर्निंग के बारे में थोड़ा सा लिखें। जैसे आम जीवन में मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि टीचर गाइड करता है बच्चों को, इट इज़ अ वेरी नाइस एग्जाम्पल। उसके बाद फिर आप इस तरह के कोई डायग्राम, कोई फ्लो चार्ट, कुछ भी ऐसा जो कि ग्राफिकली डिपिक्ट कर सके उसको वहाँ पर रख दीजिएगा। और फिर कुछ लेटेस्ट एग्जाम्पल, जैसे मेडिकल इंडस्ट्री का एग्जाम्पल, लेटेस्ट एग्जाम्पल, सिक्योरिटी का कोई एग्जाम्पल हो तो आप, या जैसे आप फ्रॉड वगैरह जो हो जाते हैं और उनको डिटेक्ट करने के लिए क्या सिस्टम है। जैसे आप देखते हैं कि आपके पास मोबाइल पे फ़ोन पे बात होती है तो आपको एक मैसेज आता है कि दिस इज़ अ स्कैम, एक स्कैम करके वो मतलब डिटेक्ट कर सकता है ना, कुछ नेटवर्क इस तरह से हैं। तो ये कैसे डिटेक्ट करते हैं, इनको भी आपने एग्जाम्पल में डाल दीजिएगा। अब हम बात करते हैं अपनी अनसुपरवाइज लर्निंग का। अनसुपरवाइज लर्निंग का जैसा कि मतलब है, ये सुपरवाइज लर्निंग से अलग होती है, उल्टा होती है। तो जहाँ सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि हमारे पास लेबल डाटा होता है। लेबल डाटा का मतलब है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक रिव्यू है, आपने कोई, जैसे आप अमेजन पे जाते हो तो आपको रिव्यू मिलता है, आपने कोई प्रोडक्ट लिया तो उस पर रिव्यू है कि इस पर 3 स्टार है, इस पर 5 स्टार है, या ये गुड है, या ये रिव्यू कह रहा है कि प्रोडक्ट बैड है। तो आपने गुड, बैड
स्टार, इस तरह के कुछ आपने सिस्टम वहाँ पर देख रखे हैं। अब जब हमने किसी मॉडल को ट्रेन करना शुरू किया तो हमने उसको ऐसे इनपुट दी जिसमें ऑलरेडी ये मालूम है कि ये गुड रिव्यू का है या बैड रिव्यू का है, और आपके मॉडल ने अपने अपने उन रिव्यू को छांट दिया गुड बैड में। तो आप भी जानते हो कौन सा गुड है, आप ये देख रहे हो कि क्या सिस्टम ने सही से पहचाना है कि नहीं गुड है। इसे बच्चों के साथ हम कैसे करते हैं, बच्चों को हमने समझ लीजिए बच्चों को हमने ब्लू कलर की बहुत सारी पेंसिल मतलब बहुत सारे कलर दे दिए और उससे कहा बेटा इसमें से ब्लू निकाल के बाहर रखो। अब आप ये देखना चाहते हो कि बच्चा ब्लू कलर पहचानता है कि नहीं। तो अगर उस बॉक्स के अंदर 5 पेंसिलें ब्लू कलर की हैं तो अगर बच्चा 5 के पाँचों निकाल दे तो आप उसको देखो कि हाँ सही काम कर रहा है, क्योंकि आप भी पहचानते हो ब्लू कलर को, तो आप सुपरवाइज कर रहे हो। लेकिन अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि हम आउटपुट को नहीं समझ रहे होते हैं, आउटपुट हमें नहीं मालूम होता है। तो इसलिए अनसुपरवाइज डील्स विद द डाटा दैट डज नॉट कंटेन एनी लेबल, मतलब वो गुड है या बैड है, वो अच्छा है या बुरा है, ऐसा कोई लेबलिंग नहीं होती। तो यहाँ पर जो मॉडल है उसको खुद ही से सीखना होता है कि आखिर इसमें कौन सा पैटर्न है। नॉर्मली गुड बैड बात करते हो या कौन सा पैटर्न है। सो द गोल ऑफ एल्गोरिदम इज टू डिस्कवर द पैटर्न रिलेशनशिप और द ग्रुपिंग बिटवीन द डाटा सेट। तो कब बहुत सारा डाटा आपके पास मिला है, उसमें ये कहीं बता नहीं कि अच्छा है बुरा है, कोई लेबलिंग नहीं है। अच्छा, लेबलिंग का मतलब यही होता है कि जैसे रिव्यू गुड रिव्यू है या बैड रिव्यू है या कलर है, कुछ ऐसा कोई नहीं है। अब एल्गोरिदम का काम क्या करना है, वो डाटा को देख के पहचानेगा कि इसमें किस आधार पर इस डाटा को हम बांट सकते हैं, क्या ऐसा सोचें कि इनके बीच कोई रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मॉडल के सामने प्रॉब्लम ये होती है कि उसको खुद ही कोई रूल पहचानना होता है, खुद ही कोई रूल आइडेंटिफाई करना पड़ता है उस दिए हुए डाटा में से। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा रिगरस हो जाता है। तो यहाँ पर अब आप देखो, इंस्टेड ऑफ लर्निंग फ्रॉम द करेक्ट आंसर द सिस्टम लर्न द स्ट्रक्चर ऑफ डाटा ऑन इट्स ओन। तो चूंकि उसके पास पहले से कुछ अच्छा या बुरा लेबलिंग तो है नहीं, तो यहाँ पर वो पहले से मौजूद किसी डाटा सीख नहीं रहा है, बल्कि वो स्ट्रक्चर ऑफ डाटा खुद से ही सीख रहा है। इट लर्न द स्ट्रक्चर ऑफ डाटा ऑन इट्स ओन। सो इन दिस वे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग हेल्प इन एक्सप्लेनेटरी डाटा एनालिसिस। तो एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस मतलब वो डाटा को एक्सप्लोर कर रहा होता है, उसको और समझ रहा होता है। वेयर इनसाइट्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रो डाटा सेट विदाउट प्री डिफाइंड कैटेगरीज। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, तो एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस में क्या होता है कि इनसाइट्स जो होती हैं वो इस तरह से एक्सट्रैक्ट की जाती हैं कि रो डाटा सेट से बिना प्री डिफाइंड कैटेगरीज के। अब यहाँ पर क्या है, मोस्ट कॉमन सुपरवाइज लर्निंग अगर हम बात करें तो मोस्ट कॉमन सुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग है, इसे क्लस्टरिंग का होता है एंड डायमेंशनलिटी रिडक्शन। ये दो मेथड होते हैं, इनको तो आप आगे वाले यूनिट में पढ़ोगे ही। तो मोस्ट कॉमन अनसुपरवाइज लर्निंग में एक क्लस्टरिंग का मेथड होता है और एक डायमेंशनलिटी रिडक्शन का मतलब होता है। तो क्लस्टरिंग प्रोसेस होता है, इसमें ग्रुपिंग होती है सिमिलर डाटा पॉइंट्स में, मतलब सेम तरह के डाटा पॉइंट को एक जगह पर आप रख देते हो। और डायमेंशनलिटी रिडक्शन में क्या होता है कि हम कंप्रेस कर देते हैं डाटा को, जबकि उसके जो फीचर्स होते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ आगे हम लोग बात करेंगे, उनको भी कोई छेड़छाड़ नहीं होती है। तो प्रॉपर्टी को बिना छेड़े, फीचर्स को बिना डिस्टर्ब किए, उनको प्रिजर्व करे, हम उनकी उसको कंप्रेस कर देते हैं डाटा को। तो अनसुपरवाइज लर्निंग में एक होता है क्लस्टरिंग और एक होता है डायमेंशनलिटी रिडक्शन। डायग्राम में देखें, जैसे इनपुट डाटा है, आप देख रहे हो यहाँ पर टिक, क्रॉस और सर्किल ये मिक्स हैं। अब क्या किया आपके जो मॉडल ने, उसने खुद ही पहचाना कि यहाँ 3 तरह के शेप हैं। तो आउटपुट डाटा में सर्किल के एक शेप में चला गया, टिक एक शेप में चला गया और आपका क्रॉस एक शेप में चला गया। अगर आप डायमेंशनलिटी रिडक्शन करोगे तो आप देखोगे यहाँ एक्स एक्सिस पर ही एक हिस्सा ऐसा है जो सर्किल को बांट दे रहा है, एक हिस्सा ऐसा है जिसने टिक को बांट दिया और एक हिस्सा यहाँ पर ऐसा जिसने क्रॉस को बांट दिया। तो एक लीनियर फॉर्म में ही सारी जो एंट्रीज हैं उनको रख दी गई। तो अब यहाँ पर स्कैटरिंग नहीं, सिर्फ 2 डायमेंशनल प्लेन नहीं यूज हो रहा है, बल्कि 1 डायमेंशन में ये सारी चीज़ें आ गई। तो एक तरह से कंप्यूटेशनल कॉस्ट को कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो आप देखोगे इन द ई कॉमर्स कस्टमर सेगमेंटेशन यूज अनसुपरवाइज लर्निंग मेथड। ई कॉमर्स जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, आपके अमेजन हो गए हैं, तो ये क्या करते हैं, कस्टमर्स जो उन पे हैं उनके सेगमेंट्स बना देते हैं। ठीक है, सेगमेंट्स बनाने का मतलब क्या है, जैसे आप हो तो आपने कोई खास तरह का प्रोडक्ट लिया है तो आप किसी खास तरह के प्रोडक्ट को ही सर्च करते हो। तो अब अमेजन क्या करता है, आपने कितना समय उस तरह के प्रोडक्ट को खोजने में, ढूंढने में लिया, आपने परचेज किया नहीं किया, आपने पहले कभी परचेज किया, तो वो कुछ सेगमेंट्स बना देता है कि ये जो कस्टमर है ये लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं, उसको सर्च करते हैं, या ये जो कस्टमर है वो बुक्स में इंटरेस्टेड है, वो बुक्स पे ही उनका
सर्च होता है, या कोई टेक्निकल फ़ोन और इस तरह के गैजेट्स पर ही उनका रहता है। तो इस तरह से ई कॉमर्स क्या करते हैं, वो आपके ब्राउज़ हिस्ट्री को, आपके इन्वॉल्वमेंट को देख करके वो आपके लिए एक कैटेगरी डिसाइड कर देते हैं। तो वही लिखा है कि ई कॉमर्स न कस्टमर सेगमेंटेशन जो होता है वो अनसुपरवाइज लर्निंग मेथड में होता है, क्योंकि आप तो डिक्लेयर नहीं कर रहे हो कि आई विल ऑलवेज सर्च फॉर द मोबाइल फ़ोन्स या गैजेट्स, या आई विल ऑलवेज सर्च फॉर द बुक। वो तो आपकी हैबिट है, आपका इंटरेस्ट है कि आप बुक्स वाले सेक्शन में ज़्यादा देर तक एक्सप्लोर करते हो, या आप ज्वेलरी सेक्शन में ज़्यादा देर तक एक्सप्लोर करते हो। दैट इज़ योर ओन habit, you can say. So companies like Amazon, Flipkart use clustering to group customer and based on the buying behavior, which helps in personalized product recommendation. तो आपकी बाइंग हैबिट, आपकी सर्फिंग हैबिट, आपके सर्च हिस्ट्री जो आपने उस वेबसाइट पर किया है, उसके बेस पर वो आपके लिए कौन से प्रोडक्ट रिकमेंडेशन होगा वो आपको देता है। इसीलिए यूट्यूब पे भी आप देखते होगे, अगर यूट्यूब पे आपने मान लो भोजपुरी गाने आप खूब देखते हो, तो आप जब भी यूट्यूब खोलोगे तो आपके रिकमेंडेशन में नए नए गाने या पुराने हिट गाने, तमाम तरह के रिकमेंडेशंस आएंगे। सो जिस तरह का आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, ये जो अनसुपरवाइज लर्निंग प्रोसेस होता है, इसके थ्रू उसी के हिसाब से ही वेबसाइट्स जो होती हैं, जो ई कॉमर्स साइट है, वो आपको एक कस्टमर सेगमेंटेशन के तहत आपको एक कैटेगरी में बांट देते हैं, रख देते हैं, उस हिसाब से आपको रिकमेंडेशन भेजते हैं। कल को अपनी सर्च हिस्ट्री बदल दो, आप लेक्चर से आप एग्ज़ाम आते हैं, तो एग्ज़ाम के दौरान आप बहुत ज़्यादा लेक्चर्स ढूंढते हो कि भाई मुझे ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, जो भी कुछ है आप उनको ढूंढते हो, तो उस हिसाब से आपके रिकमेंडेशंस मॉडिफाई हो जाते हैं। तो वो आप जो अनसुपरवाइज लर्निंग मॉडल काम कर रहे हैं ई कॉमर्स साइट में, वो आपको कैटेगरी वाइज में बांटते रहते हैं। ऐसे ही जैसे अनसुपरवाइज, इट इज़ ऑल्सो यूज इन साइबर सिक्योरिटी वेयर अनसुपरवाइज एल्गोरिदम डिटेक्ट अनयूजुअल पैटर्न ऑफ द नेटवर्क ट्रैफिक टू आइडेंटिफाई द पॉसिबल साइबर अटैक। अब देखो, ऐसा तो है नहीं कि कोई पहले चेतावनी देता है कि भाई मैं तुम्हारे ऊपर साइबर अटैक करने वाला हूँ, मैं तुम्हारे इस वेबसाइट पे जो डाटा है उनके पासवर्ड को हैक करने वाला हूँ, ऐसा तो होता नहीं है। लेकिन उससे पहले एक नेटवर्क लेवल पर एक तरह का सुगबुगाहट शुरू हो जाती है। भाई कोई आपके नेटवर्क में एंटर कर रहा है, कुछ ऐसे एरियाज़ को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है जो कि प्रोहिबिटेड है, नॉर्मल लोग उसको नहीं एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। बैकएंड में आपके जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनको कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है। तो अब ये जो सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम होते हैं, साइबर सिक्योरिटी सिस्टम होते हैं, जो मशीन लर्निंग मॉडल के साथ ट्रेंड होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इस तरह के छोटे छोटे चेंजेस को भी समझते रहते हैं और वो इसको क्लासीफाई कर लेते हैं कि ये चेंजेस कोई टेक्निकल ग्लिच है या कोई साइबर अटैक, पोटेंशियल साइबर अटैक होने वाला है। तो इस तरह से भले ही विदाउट वो जो एक्टिविटी हो कोई लेबल्ड ना हो कि अटैक है, उससे पहले ही वो जो मॉडल है वो उसको समझ जाता है और वो जो मैलिशियस बिहेवियर है उसको वो वहाँ पर रोक सकता है, उसको वहाँ पर उस अटेम्प्ट को वहाँ पर न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने ये देखा कि कैसे हमारे पास दो तरह के मुख्य रूप से जो सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग है इसमें है। और देखोगे इसमें हमने इन दोनों एग्जाम्पल भी दिए हैं। क्लासिफिकेशन रिग्रेशन किसका है? सुपरवाइज का। अनसुपरवाइज में आपके पास क्लस्टरिंग है और डायमेंशनलिटी रिडक्शन है। तो ये हमारे दो टॉपिक हैं। अगली बार हम लोग पढ़ेंगे सेमी सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है और आपका जो है जो अगला जो उसका टॉपिक है सेमी सुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट लर्निंग, इन दोनों को फिर हम लोग इनके डिफरेंस समझेंगे। तो एक साथ बहुत कुछ नहीं हम बता रहे हैं आपको, पार्ट वाइज बता रहे हैं सो दैट कि यू मे डाइजेस्ट द होल आइडिया अबाउट दिस होल लर्निंग, जो टाइप ऑफ लर्निंग है उनको आप समझ जाए। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।